जो हमने बात की कि जैसे कि एक हमने माइंड में धारणा बना ली कि जैसे अ, अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, मेरे दिमाग में धारणा है, दूसरी भाषाएं ज़रूरी नहीं है। भाषाओं को बहुत ही नकारात्मक रूप से देखेंगे तो ये उनको इज्जत नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है, पूर्वग्रही तो एक अपने दिमाग में धारणा बैठा रखी है हमने कि ये ऐसे हैं, शहरी ऐसे हैं, ग्रामीणवासी ऐसे हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो नीचे हैं, जिन्हें इंग्लिश आती है वो ऊँचे हैं। तो नेगेटिव धारणा पॉजिटिव धारणा जो बन रही है, ये एक सेटेड माइंड जो बना रखा है, यही पूर्वाग्रह है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में लेकर के कि उनके विश्वास किस तरीके का, तो वो ऐसे ही होंगे। उनकी चमड़ी का रंग देख करके कि काले होते हैं तो ऐसे ही होंगे, गोरे होते हैं तो सारे घमंडी होंगे। एक मन में सेट धारणा है। जिस क्षेत्र से वो आए हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, तो उनकी बोलचाल के हिसाब से उनके रहन सहन को देखकर एक माइंड में फिक्स सेट कर ली कि हाँ ये ऐसा ही होगा। जैसे कपड़े वे पहनावे हैं इत्यादि, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं लड़के और लड़कियों में एक भेदभाव देखने को मिलता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जैसे वे बहुत ही सुशील है, उनकी बात करने का तरीका बहुत ही सौम्य और मधुर है, वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वह शरारती है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके दे दी हैं। अब इसमें हमें ढूंढ के निकालना है कि क्या चीज़ें लड़कियों के लिए फिक्स कर रखी होंगी पूर्वाग्रह के विचार से और क्या लड़कों के लिए। तो हम देखेंगे कि शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं लड़के और शरारती होते हैं, और वो कभी रो नहीं सकते, और वो बहुत उद्यमी होते हैं, और वो खेल में निपुण होते हैं। लड़कियों के लिए एक फिक्स धारणा बना रखी है कि भाई उनकी बोलचाल में, वो बात करने में बहुत सौम्य होंगी, मधुर होंगी, और उनको नृत्य आता होगा, चित्रकारी में वो बहुत अच्छी होंगी, उनका खान पान बनाने में बहुत आगे होंगी वो, और वो कैसी होंगी, भावुक होंगी, और वो सुशील होंगी। यह एक मानसिक धारणा बना रखी है। ये भेदभाव देखने को मिलता है लड़की और लड़के में। जैसे कि अब यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं कटआउट्स में, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब जैसे यहाँ दे दिया है, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो यह दिखा रहा है कि मेरे बारे में कैसी कैसी धारणा लोगों ने बना रखी है। तो इस तरीके से मेरी मजाक उड़ाते हैं, जिससे मैं कभी दुखी हो जाता हूँ और कभी उदास हो जाता हूँ। एक यहाँ दिखा दे रहे हैं, जैसे इसने हैंडीकैप है, अब यहाँ व्हील चेयर पर है, इसके बारे में बता रहे हैं, तुम दूसरों से कितने अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। ये कह रही है कि मैं इंसान हूँ लेकिन मुझे शर्म आती है। क्यों, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग देखते हैं ना उसे एकदम कि अरे ये तो वैसा हैंडीकैप आ गया या ये वो, तो इस चीज़ से वो क्या कह रही है, अपने आप को छिपाना चाहती है। उसे अच्छा नहीं लगता है, उसको ऐसे नीचे रूप में देखा जाता है लोगों के द्वारा। क्या उसका दिमाग सही है। अभी इस बच्ची है, ये भी व्हील चेयर पर, ये माइंडली भी डिस्टर्ब है। तो यहाँ इसमें दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है, पर उसका दिमाग अच्छा है लेकिन उसके पास पैर ही क्या है, डगमगा रहे हैं। तो एक धारणा बना ली तो इसके हर काम में ये पीछे ही होगी। हम बात करते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या पक्की एक धारणा, एक सोच बना लेते हैं, तो वही क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। उदाहरण, किसी को कंजूस मान लेना, बेवकूफ़ या कमज़ोर मान लेना, या कोई अपराधी है, या हवाई जहाज़ लड़की नहीं उड़ा सकती, केवल लड़के उड़ा सकते हैं, और लड़के ही बहुत ज़्यादा बलिष्ठ होते हैं, और लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रो सकते हैं, लड़कियां गुड्डे गुड़ियाओं से खेलती हैं, लड़के गाड़ी से खेलते हैं। ये सब क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा ही तो है। और बचपन में करता कौन है इन सब चीज़ों की शुरुआत करते हैं माँ बाप, क्योंकि माँ बाप के द्वारा ही ये सब चीज़ें बताया जाता है बचपन से कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती हैं। जब वो बड़े होते हैं तो बड़े होने तक दोनों खुद को अपने आप ही सिखाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब सीख चुके होते हैं, अपने खेल खिलौनों से शुरुआत हो जाती है उनके सीखने की, तो वह सीखने लग जाते हैं कि उन्हें किस तरीके से समाज की मान्यताओं के अनुसार उन्हें खुद को, अपने आप को इसी ढांचे में ढाल लेना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं, उन्हें रोना नहीं चाहिए, अगर वो रोएंगे तो समाज उनका मजाक बनाएगा। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, वास्तविकता, कि दोनों को ही रोना आता है, दोनों का ही मन करता है रोने का। ऐसा नहीं है कि लड़कों को रोना नहीं आता और केवल लड़कियों को आता है, लड़कों को गुस्सा आता है, लड़कियों को गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तविकता इन सब बातों से दूर है। जब हम सभी लोगों को एक ही जगह में बांध देते हैं तो वही क्या होगी, हमारी रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक इसे नोट कर सकते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती है। अब बात करते हैं कि जो भेदभाव है वो होता कब है, कब होता है ये भेदभाव। भेदभाव होने लगता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर
व्यवहार करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। जब लोग एक दूसरे को मानने लग जाते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, अपनी कि लड़कियाँ ऐसी होंगी और लड़के ऐसे होंगे, तो ये क्या है, एक भेदभाव का कारण है, दुख का कारण है, पीछे रहने का कारण है, ये सारे यही कारण है। तो यहाँ बात करते हैं, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जो रूढ़िबद्ध धारणा का ही एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जो मुसलमान हैं वो लड़कियों को अपनी अनपढ़ रखते हैं। तो अब बात करते हैं वास्तविकता क्या है इसके पीछे, क्यों कहते हैं लोग ऐसा कि मुसलमान अभी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण अलग है। गरीबी के कारण वो ये जो पढ़ाई है अपनी लड़कियों को नहीं दे पाते। उनके कई कई बच्चे होते हैं, वो उन पे इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी सभी लड़के लड़की सभी को पढ़ाई दे सकें। लेकिन उनकी कोशिश ये रहती है, जैसे कि केरल का ही बात ले लें, तो केरल एक जगह है जहाँ पर इस तरीके से हुआ, लेकिन केरल में जब सुविधा मिली तो घर के पास एक स्कूल था, तो उस स्कूल में सरकारी बस की सुविधा थी। तो 60% से अधिक उसमें कौन थी, महिलाएं शिक्षित थी। जो शिक्षक थी, टीचर थी, वो कौन थी, महिलाएं थी। अब हुआ क्या, रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ इसका, सभी जाति की जो महिलाएं हैं उन सब ने क्या करी, शिक्षा प्राप्त कर ली। आखिरकार हुआ क्या फिर, अशिक्षा का कारण धर्म नहीं और गरीबी नहीं थी, अशिक्षा का कारण था सुविधाहीन होना। उनका सुविधाएं थी ही नहीं, बच्चे ज़्यादा हैं और आर्थिक व्यवस्था खराब है, तो इस वजह से वो पढ़ने नहीं जाते थे। लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा, ये जो पूर्वाग्रह है, इसने एक सोच बना के रखी हुई कि बस मुसलमान नहीं पढ़ाते अपनी लड़कियों को, पर ऐसा नहीं है, वास्तविकता अलग है इससे। अगर देखा जाए तो पता बाद में चलता है कि कारण इसके पीछे कुछ और होता है। इस सोच के पीछे हमें नहीं मानना चाहिए, अपने व्यवहारों को बदलना नहीं चाहिए कि हम एक सेट अपना व्यवहार बना लेते हैं कि नहीं ये ऐसे हैं तो हमें ऐसा इनके बारे में सोचना चाहिए, बट नहीं, ठीक है। तो भेदभाव जो है किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकना है। जब भेदभाव को हम देखते हैं तो भेदभाव है क्या, किसी कोई भी चीज़ है, हम उसमें भाग लेना चाहते हो तो उसको रोक देता है हमारे को उस चीज़ में। असमानता क्या है, आर्थिक पृष्ठभूमि में कमज़ोर होना ही क्या है, असमानता। हम असमानता को नहीं बोल सकते हैं कि ये एक विविधता है, विविधता अलग चीज़ है। विविधता है किसी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है उसके अंदर, असमानता एक मजबूरी है कि उसके पास सुविधा ही नहीं है। जैसे कि समीर की बात कर लो, अब एक समीर है जो पढ़ा लिखा है, एक समीर है जो गरीब है। अब उसके साथ क्या है, असमानता की स्थिति है कि उसके पास शिक्षा मिली नहीं, मजबूर था वो। या विविधता की बात नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हम उनके धर्म को लेकर विविधता बोल सकते हैं। हम एक मुसलमान है और एक हिंदू है। अब बात करते हैं भेदभाव। असमानता और विविधता के कारण ही क्या होता है, भेदभाव होता है। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण होता है भेदभाव। जो हमारी मजबूरियाँ होती हैं उनको हम असमानता बोलेंगे, जो हमारी कमजोरियाँ होती हैं और जो हमारी विविधताएं होती हैं, जैसे कि हमारा संस्कृति, हमारा नृत्य, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, ये सब चीज़ें हमारी विविधताएं हैं, हमारा धर्म। तो ये कारण और हमारी जो कमजोरियाँ हैं, असमानताएं हैं, वो इन कारण से भेदभाव होता है। जो हमारी सेट हुई हुई एक धारणाएँ हैं, सोच है लोगों को लेकर के, वो पूर्वाग्रह और जो रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियां ऐसी और लड़के वैसे, तो इन सब कारणों से, इन चारों कारणों से भेदभाव उत्पन्न होता है, इन्हीं कारणों से होता है। अब बात कर लेते हैं, एक छोटे से इस पैसेज में दिया है कि दलित कौन है, जिसे बोला गया है एक दबाया गया। इसका मतलब है एक अछूत, दबा हुआ, कुचला हुआ, इसका अर्थ निकला। दबा कुचला, अछूत, जिसे छूना नहीं चाहिए। सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलितों का दबा कर रखा हुआ है। ये जो पूर्वाग्रह हैं और ये जो भेदभाव हो रहे हैं इन दलितों लोगों के साथ, इन्होंने इन दलितों को क्या कर रखा है, बुरी तरह दबा रखा है, कुचल रखा है। इन्हें अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। भेदभाव का सामना करने पर लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। जो नीचे दर्जे का काम करते हैं उन्हें नीचा माना जाता है। जैसे कि कोई साफ़ सफाई का काम कर रहा है तो वो नीचा है, और जो अच्छे काम कर रहा है तो वो ऊंचा है। तो उनका कम महत्व देना और अधिक महत्व देना काम को लेकर कि वो उनको गंदा और अपवित्र माना जाएगा जो नीचे काम कर रहे हैं, और उनकी जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही
महत्वपूर्ण है ये। अछूत, अछूत के बारे में हम बात करते हैं। सीढ़ी ये जो है, यह जाति व्यवस्था का एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण सीढ़ी की तले में रखा गया। उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। पहले के समय में जाति प्रथा जो था एक निश्चित नियमों के साथ लागू था कि ये चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए अछूतों के लिए, और जो अच्छे हैं उनके साथ ये सब है। जैसे जाति प्रथा के नियम निश्चित थे उनके लिए, कुछ ही काम करने की उनको इजाज़त थी, सब काम वो नहीं कर सकते थे, और न ही उन्हें इजाज़त थी कि वो कुएं से पानी भर सकें और दूसरे बच्चों के साथ वो स्कूल जा सकें, और ऊंची जाति के लोगों के घरों में घुस भी नहीं सकते थे वो, और जानवरों को गांव में मतलब गांव से हटाने का काम दिया गया था उनको कि जानवरों को गांव से हटाने का ये नीची जाति के लोग करेंगे। तो भारत के एक महान नेता हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वह केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। अब हुआ क्या, बड़ी देर तक वो इंतज़ार कर रहे थे पर कोई भी नहीं आया। 1 घंटा हो गया, स्टेशन पर मास्टर पूछने आ गया। उसने फिर टिकट मांगी तो उन्होंने पूछा कि वह वहाँ क्यों रुके हुए थे। तो उन्होंने बताया कि हमें कहाँ जाना है, कोरे गांव जाना है। तो पिता या उनके नौकर के आने का वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ पर आया नहीं है। हमने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे, कह रहे हैं कि वो हम नीचे जाति के थे, लेकिन हमने सब कुछ पहनावा अच्छे वाले लोगों की तरह ही पहन रखा था। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत बच्चे हैं, नीची जाति के बच्चे हैं। अब स्टेशन मास्टर आता है और वो उन्हें देखते ही महसूस ऐसा लगता है उसको कि ये ब्राह्मण के बच्चे होंगे, उनके कपड़े, उनका पहनावा देख करके। फिर वो उनसे पूछने लगता है कि आप लोग कौन हो। तो वो सोच रहे कि मुंह से उनके निकल ही गया कि हम महार हैं, हम नीची जाति के हैं। अब उसको एक धक्का सा लगता है उस स्टेशन मास्टर को, वो बहुत चक्का रह जाता है। अचानक से उसके सारी बातों में एक परिवर्तन सा हो जाता है, एक घृणा का भाव उसके चेहरे पे दिखने लगता है। वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। पहले तो वो आया था कि छोटे बच्चे हैं, ब्राह्मण के बच्चे होंगे इस विचार से, और चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने अपनी जाति बता दी, उनके दिमाग में एक घृणा का भाव आ गया, और अब वो अपनी सहायता करने की बजाय अपने कमरे में वापस चला गया। अब 15-20 मिनट हो गए, सूरज बिल्कुल छिपने को आ गया। अब पिताजी उनके आए नहीं भीमराव अम्बेडकर के, और नौकर अब स्टेशन मास्टर भी उन्हें छोड़कर चला गया। अब बहुत ज़्यादा वो क्या है, परेशान हैं। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर वापस आता है और पूछता है कि क्या करने की सोच रहे हो, हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कौर गांव चले जाते। यूँ कह रहे हैं वो, कहता है कि बताओ अब तुमने आगे के लिए क्या सोचा है। तो वो कह रहे हैं कि हमें बैलगाड़ी की सुविधा मिल जाए तो हम अपने कौर गांव चले जाएंगे वापस, क्योंकि उन्हें कोई लेने अभी तक नहीं आया है। अब वो क्या करता है, एक अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। अब ये जो है एक महाजाति बता दी है उसने, तो इसके बाद ये जो इन्होंने एक इसकी सुविधा मांगी है बैलगाड़ी की। अब बैलगाड़ी वाला वो दिलवाता है, बैलगाड़ी वाले से बात करते हैं मास्टर जी। तो बैलगाड़ी वाले को भी पता चलता है कि ये तो महार जाति के हैं। तो अब वो कहता है कि तुम तो अछूत वर्ग के हो, मैं सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। वो कहता है और हम दुगना किराया देने को भी तैयार थे। अब ये कह रहे हैं हम पैसे भी ज़्यादा देने को तैयार है, लेकिन वो हमें ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो सोच रहे हैं, सब चीज़ों को तोल मोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। उनके दिमाग में बस यही है कि हमारी गलती क्या है, हमारी जो जाति है, हमारी जाति को एक आधार पर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति के आधार पर भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित कर देता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है जो दूसरों को मिलता है। अब यहाँ पर भी एक इनके बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में बताया है कि
वो जो हैं अम्बेडकर जी, उनका जन्म हुआ है 1891 से 1856 तक उनका जीवन काल रहा है। वो भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी है। इनका जो जन्म हुआ है वो महाजाति में हुआ है, जो अछूत मानी जाती है। ये एक गरीब परिवार से हैं। उनके पास जमीन नहीं थी। उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो खुद वे करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। वो पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करी थी। और उन्होंने क्या किया, दलितों को, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था में से बाहर निकल पाएं। अब जो मंदिर है, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए प्रयास किए जा रहे थे, उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबका समान निगाह से देखे। ऐसा धर्म उन्होंने तलाश किया जो सभी धर्मों को समान माने, सभी लोगों को, इंसानों को समान बराबर माने। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म में परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। प्रथा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की केवल इज्जत हो। यहाँ अम्बेडकर जी के बारे में बताया गया है कि उनकी क्या सोच थी, उन्होंने क्या क्या किया दलितों के लिए।